जय हिंद दोस्तों, परिश्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस की आगामी भर्ती परीक्षा के लिए निःशुल्क बैच प्रारंभ हो चुका है, जिसके बहुत सारे वीडियो आपको मिल भी चुके हैं और आप लोगों की प्रतिक्रिया भी कुछ लोगों की सकारात्मक है, कुछ की नकारात्मक है और नकारात्मक होती ही है। क्या किया जाए, ये मानवीय स्वभाव। खैर, उस पर हम नहीं जाएंगे। आज सीधे चर्चा करते हैं। संधियां आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं और आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा टॉपिक में से एक टॉपिक है संधि। पिछली वीडियो में हमने दीर्घ संधि की बात की थी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दीर्घ संधि से आगे की संधि, जिसका नाम है गुण स्वर संधि। पहला एक तो रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे इसकी गुण स्वर संधि। याद करिए आप लोग, हमने जब भी क्लास की शुरुआत की है तब सबसे पहले केवल और केवल आपको बताया है कि रिवीजन करना है। किसी भी तैयारी का, वो चाहे जिस भी सब्जेक्ट की हो या किसी भी एग्जाम की हो, तैयारी का सबसे मेन जो पिलर होता है वो होता है रिवीजन। और उस रिवीजन का भी एक पिलर होता है या सबसे बेहतरीन तरीका होता है, वो तरीका होता है कि बिना कॉपी और पेन के स्वाध्याय कर उसका रिवीजन किया जाए। अर्थात आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपने आंखें बंद की और आपके दिमाग में पूरी पीडीएफ या जो भी आपने पढ़ा है वो चल रहा है। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका वही है। तो एक थोड़े ही मिनट के लिए या कुछ मिनट के लिए आप अपनी पिछली वाली क्लास को याद करिए, उसी ध्यान में चले जाइए। अगर आपने देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो कृपया उसको पहले देख लें, उसके बाद ये वाली क्लास को देखें। देखिए, हमने बताया क्या था, लिखेंगे नहीं क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए आप आज की बात को करते हैं पिछले रिवीजन के साथ। पिछली क्लास में हमने संधि की शुरुआत की थी और संधि की एक परिभाषा आपको बताई थी। क्या बताई थी? कि दो अर्थपूर्ण शब्दों के संयोग से एक शब्द बनेगा, लेकिन उन दोनों अर्थपूर्ण शब्दों में विकार के उपरांत, अर्थात दो अर्थपूर्ण शब्दों के प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण मिल करके कुछ परिवर्तन किया, कुछ विकार किया। उस विकार के बाद एक नया शब्द बना, जिस शब्द को संज्ञा दी गई संधिज शब्द। जैसे राम प्लस अयन मिल करके एक शब्द बना रामायण, यही शब्द कहलाएगा संधिज शब्द। और राम प्लस अयन से लेकर रामायण तक की जो भी प्रक्रिया हुई, उस प्रक्रिया को कहेंगे संधि। और इसी प्रक्रिया से एक नई परिभाषा संधि की निकल करके आती है, और वो क्या होती है कि संधि एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, जिसमें दो अर्थपूर्ण शब्द सहायता से या संयोग से कुछ विकार के उपरांत नए शब्दों का निर्माण करती है। ये तो थी संधि। फिर आपको बताया गया कि संधि के तीन प्रकार हैं। एक तो स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। टोटल स्थितियां आपको बताई गई कि कुल मिलाकर 6 प्रकार के स्वर और व्यंजन और विसर्ग मिलकर ही स्वर या व्यंजन या विसर्ग संधि का निर्माण कर सकते हैं। फिर आपको यह बताया गया कि चूंकि सामान्य हिंदी में स्वर व्यंजन विसर्ग इन तीनों में केवल प्रकार दिए गए हैं स्वर संधि के, तो स्वर संधि के प्रकार आपको बताए गए कि स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? 5। स्वर संधि होगी क्या? तो स्वर संधि वो होगी जहां स्वर से स्वर का योग होगा और उसके बाद स्वर का ही विकार होगा, वो संधि कहलाएगी स्वर संधि। वो विकार अलग अलग प्रकार से हो सकता है, इसीलिए भाषाविदों ने या व्याकरणियों ने इन्हीं को अलग अलग प्रकार की संधियों में डिवाइड कर दिया। अर्थात स्वर संधि के 5 प्रकार बताए। एक संधि है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी संधि का नाम है गुण स्वर संधि, तीसरी का नाम है वृद्धि स्वर संधि, चौथी का नाम है जड़ संधि और पांचवी संधि का नाम है अयारी संधि। इन पांचों संधियों में हमने पहली संधि पर चर्चा कर ली थी, जिसका नाम था दीर्घ स्वर संधि। जब हमने आपको वर्णमाला पढ़ाया तब आपको बताया था कि दीर्घ स्वर होते हैं 3। जब हम वर्णमाला पढ़ रहे होते हैं तब कौन कौन से? एक तो बड़ा आ, फिर बड़ी ई और फिर बड़ा उ, या दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। लेकिन जब हम यही संधियां पढ़ते हैं तो फिर दीर्घ स्वर मान लिए जाते हैं कितने? 4। और वो एक कौन सा बढ़ जाता है? वो होता है ऋ। सामान्य वर्णमाला में ऋ ह्रस्व स्वर होता है,
लेकिन जब हम संधि पढ़ते हैं तो दीर्घ में री भी शामिल हो जाता है, अर्थात दीर्घ स्वर संधि में 4 स्वर भाग लेंगे जो कि परिवर्तन के बाद आते हैं। वो होंगे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ ऋ। उसके बाद आपको उदाहरण भी बताए थे, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कृपया सकारात्मक विचारों के साथ, एक नए सुझाव के साथ आप अपने कमेंट को लिखें। आप जब कमेंट करते हैं उसके साथ कम से कम आप अपनी मानवता को भी बताते हैं। लिखने का गुण सबको प्राप्त नहीं होता, ये सुनने का गुण तो हो सकता है ज्यादा को प्राप्त हो, लेकिन लिखने का जो भाव होता है, क्योंकि आप लिख तभी सकते हैं जब आपके अंदर वो भाव होगा। तो आप लिखने से पहले कम से कम एक बार सोच लें, उसके बाद ही लिखें कि क्या आपको सुझाव देना है। बाकी आपकी मर्जी, आपके विचार, आप स्वतंत्रता को प्राप्त किए हैं, आप भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, तो आप अपने सुझाव बता सकते हैं। अब चलते हैं आज की क्लास पर, जिसका नाम होगा गुण स्वर संधि। देखिए, फिर उसी वर्णमाला में हम लोग पहुंचेंगे और गुण स्वर आपको हमने बताए हैं वर्णमाला में। फिर वही आग्रह कि अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो कृपया वर्णमाला की क्लास को देखें, अच्छे से देखें। ये गारंटी मेरी है कि आपको संपूर्ण यूट्यूब में इतने अच्छे से वर्णमाला, तो हो सकता है अगर आपको शैली ना पसंद आए तो ना हो, लेकिन जो बेहतरीन कंटेंट है, इससे ज्यादा कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं भी कम से कम वीडियोस देखने के बाद ही आपको पढ़ाता हूं कि क्या कुछ रह गया है जो लोगों ने आपको नहीं बताया। खैर, बात करते हैं कि केवल अगर हम कहें कि गुण स्वर कौन से हैं, तो जब गुण स्वर की बात करते हैं तो गुण स्वर होते हैं दो, एक तो होता है ए और दूसरा होता है ओ। गुण स्वर की बात करें तो दो गुण स्वर होते हैं जिनको संज्ञा ही दे दी गई कि अगर ए होगा तो इसको हम गुण स्वर कहेंगे, अगर ओ होगा तो इसको भी हम गुण स्वर कहेंगे। लेकिन जब हम इसी गुण में एक शब्द जोड़ देते हैं, क्या, संधि, कि गुण स्वर तो बने लेकिन किसी संधि, किसी प्रक्रिया के उपरांत, तब इसकी परिभाषा क्या दी गई, तो ध्यान करिएगा। हमने कहा था अगर ह्रस्व या दीर्घ आ का योग इन्हीं की ह्रस्व या दीर्घ के साथ हो जाए तब तो संधि हो जाती है दीर्घ स्वर संधि। लेकिन यदि इसी आ या दीर्घ आ का योग इसके अतिरिक्त अन्य वर्ण, और अन्य वर्ण में भी वर्ण फिक्स हैं, कौन कौन से, या तो ई, या तो दीर्घ ई, या तो इन्हीं आ और आ का योग या तो ह्रस्व उ या तो दीर्घ उ से, या तो इन्हीं आ और आ का योग या तो किससे हो जाए, या तो री से हो जाए। इन 5 वर्णों से अगर योग हो जाता है ह्रस्व या दीर्घ आ का, तो परिवर्तन क्या होता है, अगर इन दोनों का योग इन दोनों से हुआ तो ये परिवर्तन हो जाएगा किसमें, एम। अर्थात आ का योग अगर ई से हुआ तो परिवर्तन ए में हो जाएगा, यदि दीर्घ आ का योग दीर्घ ई से हुआ तो भी परिवर्तन ए में हो जाएगा। लेकिन यदि इस ह्रस्व या दीर्घ आ का योग अगर उ या दीर्घ उ से हो जाए तो ये परिवर्तन किसमें होगा, तो ये परिवर्तन हो जाएगा ओ में। यहां ए में, यहां ओ में, जो कि गुण स्वर पहले से ही कहे जाते हैं, कहां, वर्णमाला। अगला, यदि इस आ और आ का योग री से हो जाए तो ये परिवर्तन हो जाता है किसमें, अर में, और ये परिवर्तन क्या है, महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के गुण संधि में कितने परिवर्तन, 3, या तो ए में परिवर्तन होगा, या तो ओ में होगा, या तो अर में होगा। अब परिभाषा आपकी ये है कि आ या आ का योग असमान स्वर, अर्थात ई और ई से होने पर उनका परिवर्तन ए में, उ या उ से होने पर उनका परिवर्तन ओ में, और या री से होने पर उनका परिवर्तन अर में हो जाता है। और इस परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुण स्वर संधि। क्यों कहलाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया से जो निर्मित वर्ण होते हैं वो वर्ण ही कहलाते हैं गुण स्वर। और चूंकि प्रक्रिया संधि की है तो उसका नाम दे दिया गया गुण स्वर संधि। ये तो हुई इन प्रक्रियाओं की बात, और ये हुई संधि के प्रकार। अब देखिए, इसका निर्माण इन दो वर्णों में से इन दो वर्णों के साथ योग पर होगा। लेकिन इनकी प्रक्रियाएं कितने प्रकार से हो सकती हैं वो आगे हम लिख रहे हैं। इस ए का निर्माण 4 प्रक्रियाओं से हो सकता है। कितनी प्रक्रियाओं से हो सकता है, 4 प्रक्रियाओं से। कौन कौन सी,
या तो दोनों ही ह्रस्व होंगे तब भी निर्माण किसका होगा? एक। अगर एक ह्रस्व और दूसरा दीर्घ है तब भी निर्माण किसका होगा? एक। तीसरी, अगर पहला वाला दीर्घ है और बाद वाला ह्रस्व है तब भी निर्माण किसका होगा? एक। और इसी प्रकार अगर पहले वाला क्या है? दीर्घ है और दूसरा वाला भी क्या है? दीर्घ है, तब भी निर्माण किसका होगा? एक। फिर याद करिए, इसमें ये क्या है? ये है पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जिसको आप कारांत भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये है अगर संधिज शब्द में दो शब्द हैं तो दूसरे वाले शब्द का सबसे पहला वर्ण जो कि एक स्वर है वो है ये, और पहले शब्द का अंतिम वर्ण है ये। चूंकि संधि में यही दोनों भाग करके और क्या करेंगी? कुछ विकार करेंगे। जैसे यहां चार स्थितियां होती हैं वैसे ही चार स्थितियां यहां भी होंगी। और वो चार स्थितियां कौन कौन सी होंगी? कि यदि आ का योग किससे हो जाए? ऊ से हो जाए, अथवा इसी आ का योग दीर्घ ऊ से हो जाए, अथवा इसी दीर्घ आ का योग ह्रस्व ऊ से हो जाए, या फिर दोनों ही क्या हो? दोनों ही दीर्घ हो जाएं। प्रत्येक स्थिति में इन सब का परिवर्तन केवल और केवल किसमें होगा? ओ में होगा। और इसमें चूंकि दो ही संभावनाएं संभव हैं, और वो कौन कौन सी? कि या तो छोटा आ का योग किससे हो जाएगा? री से होगा, या तो दीर्घ आ का योग किससे होगा? री से होगा। और दोनों में ही परिवर्तन सदैव किसमें होगा? अर में होगा। यही परिवर्तन ही क्या कहलाता है? यही परिवर्तन कहलाता है गुण स्वर संघ। तो ये थी गुण स्वर संघ। इसमें संभावनाएं कौन कौन किससे हो सकती हैं ये भी हमने आपको बता दिया। अब आपको कुछ उदाहरण बताते हैं, जिसमें कुछ उदाहरण ऐसे भी होंगे जो आपको कमेंट के माध्यम से उत्तर के रूप में देने हैं, और ज्यादातर उदाहरण हम आपको करवाएंगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जहां आपको उदाहरण मिलेंगे। सीधा समझिए, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर लिख करके पढ़ाइए, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यकीन मानिए केवल और केवल आपके फायदे के लिए मैं इस पीपीटी को तैयार करवाता हूं या करता हूं। क्यों? ताकि आप लोगों का कम समय नष्ट हो। अगर मैं सारी चीजें यहां लिख करके पढ़ाऊं तो यकीन मानिए कि जो आपको 1 घंटे में कंटेंट मिल जाता है उसको लिखवा करके या लिख करके बताने में कम से कम 3 गुना समय लगेगा। अगर आप इतना शिक्षित हो चुके हैं कि किसी को पढ़ा सकते हैं, तो केवल आप 1 घंटे का ट्रायल लीजिए कभी, कि 1 घंटा हम किसी को या अपने मित्र को या किसी दोस्त को बिठा लिए और उसको 1 घंटा केवल पढ़ाइए। आप समझ पाएंगे कि 1 घंटा किसी को लिखवा करके पढ़ाना और 1 घंटे में आपको पीपीटी मिली है उसके माध्यम से पढ़ाना, दोनों में अंतर कितना होता है। बाकी हमारा काम है आपको पढ़ाना। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप जैसे कहेंगे वैसे मैं पढ़ाऊंगा। कुल मिलाकर के आपको पढ़ना है। अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो टोटल कुल जितने भी टॉपिक होंगे मैं आपको केवल और केवल लिख के पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे। क्यों? क्योंकि यदि कुछ कमी है तो आप बताएं, अगर कमी नहीं है तो फिर ईमानदारी से देखिए, आपकी दिशा और दशा दोनों हिंदी की दृष्टि से मैं बदल दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। खैर, उदाहरण पर चलते हैं। देखिए, उदाहरण आपको कहां मिलेंगे? तो टेलीग्राम पर आपको उदाहरण मिलेंगे, क्योंकि मैंने वहां अरेंज किए हैं, तो इसलिए डायरेक्ट उदाहरण देखते हैं। स्थितियां जैसे आपकी 4 हैं उसी प्रकार से मैंने स्थितियों को कर रखा है, और वही 4 स्थितियां आपको मिलेंगी। देखिए स्थितियां, पहली स्थिति क्या है? आ का योग ई से हो सकता है। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है कि आ का योग दीर्घ ई से हो सकता है, या आ का योग ई से, या दीर्घ आ का योग दीर्घ ई से है। उदाहरण देखिए, शब्द है देव प्लस इंद्र। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में संधि होगी, अर्थात वा के बाद स्वर निकलेगा छोटा आ। उसके बाद दूसरे अर्थपूर्ण शब्द का पहला वाला स्वर संधि में भाग लेता है, इसलिए यहां से स्वर कौन सा निकलेगा? ई। और चूंकि दोनों मिल करके परिवर्तन करते हैं, और आ का योग अगर ई से होगा तो परिवर्तन होगा किसमें? ए में। हमने ये परिवर्तन लिख दिया।
अब जो यहां बचा उसको यहां लिखते हैं, चूंकि स्वर निकल चुका है तो अब देव तो बचेगा लेकिन वा के नीचे हलंत लग जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे का स्वर निकल चुका है। अगला, इधर आप देख रहे हैं कि इस शब्द का पहला वाला वर्ण अर्थात स्वर निकल चुका है, तो बाद में केवल बचा ना और द्र। अब नियम क्या है कि यदि किसी स्वर से पहले कोई व्यंजन अर्ध रूप में है तो वो स्वर उस व्यंजन को मात्रिक रूप में जाकर के पूरा करेगा, अर्थात एक ही मात्रा इस वा के साथ आ जाएगी और आपका शब्द निर्माणित होगा, जो कि संधिज शब्द भी कहलाएगा। कौन? देवेंद्र। देवों में जो इंद्र वही कहलाता है कौन? देवेंद्र। आप याद रखिए, इन्हीं सभी शब्दों का प्रयोग हम लोग करेंगे जब पढ़ेंगे समास। तो संधि शब्द निर्माण की प्रक्रिया होगी, इसी शब्द की निर्माण की प्रक्रिया से जो शब्द बनेंगे उन्हीं को हम लोग समास में पढ़ेंगे और समास के अलग अलग प्रकार बनेंगे। एक ही शब्द के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हम सब तरीकों को एकत्रित करके जब आप सभी टॉपिक पढ़ लेंगे तब सब किसी एक शब्द में सब टॉपिक को कनेक्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी को आपको अच्छी तरीके से कैसे पढ़ना है। खैर, एग्जाम्पल अगला है नर प्लस ईस। नरों का ईस है जो वही कहलाएगा नर प्लस ईस। यहां से स्वर कौन सा निकलेगा? स्वर निकलेगा छोटा आ। क्यों? क्योंकि यहां न तो कोई स्वर की मात्रा शामिल है और न तो हलंत लगा है। और इधर स्वर आएगा दीर्घ ई। क्यों? क्योंकि पहला वाला स्वर क्या है? दीर्घ ई। आ का योग यदि ई से हुआ तो परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ए में। इधर बचेगा क्या? तो इधर बचेगा नर, लेकिन रा के नीचे क्या रहेगा? हलंत। इधर ए ई तो निकल चुका, केवल बचा क्या? शा। और जब ये इसके साथ मात्रा रूप में जुड़ जाएगा तो ये शब्द बन जाएगा नरेश, जो कि राजा का पर्यायवाची है। नर प्लस ईश शब्द क्या बनेगा? नरेश। इसका पर्यायवाची? राजा का। अगला शब्द है आ का योग ई से होगा, शब्द है महा प्लस इंद्र। यहां से स्वर निकलेगा दीर्घ आ। क्यों? हा के साथ मात्रा शामिल है दीर्घ आ की। यहां से शब्द निकलेगा छुट्टी ई। अनुस्वार हमने ऊपर ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि संधि में वो भाग नहीं लेगा, पहला वाला वर्ण ही केवल भाग लेगा। दोनों का परिवर्तन ए में हो जाएगा। इधर शब्द क्या बचेगा? तो चूंकि स्वर निकल चुका है तो व्यंजन के साथ नीचे क्या रहेगा? हलंत। और इधर ये द्र रहेगा और इसके ऊपर थोड़ा पहले क्या रहेगा? अनुस्वार। अब फिर वही प्रक्रिया, ये इसके साथ मात्रा रूप में जुड़ जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा महेंद्र। अगर आपने मूवी देखी है कौन, तो आपने नाम सुना होगा महेंद्र बाहुबली। तो महेंद्र का अर्थ है महा प्लस इंद्र। अब देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द क्या है? रमा प्लस ईश। यहां से दीर्घ आ निकलेगा, यहां से दीर्घ ई निकलेगी। दोनों का परिवर्तन ए में हो जाएगा। क्योंकि 3 विकल्पों से या 3 उदाहरणों से आप समझ चुके हैं कि आप कहीं भी देखेंगे कि परिवर्तन प्रभाव कहां डालता है? पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण पर। देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो परिवर्तन होगा वो चाहे किसी भी संधि में हो, वह गुण हो या यल हो या अयाद हो या दीर्घ हो, जो परिवर्तन होगा वो सदैव किसके साथ में जाकर के जुड़ेगा? तो पहले वाले शब्द के जो अंतिम व्यंजन या वर्ण होगा उसी के साथ में वो परिवर्तन जाकर के जुड़ जाएगा मात्रा रूप में, अर्थात ये एक ही मात्रा इसके साथ लग जाएगी। दूसरा ये कि इधर वाला स्वर गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस प्रक्रिया, इसके बनने की प्रक्रिया में पहले ही भाग ले चुका है। इसका मतलब ये ए की मात्रा यहां लग जाएगी। हमने कहा बिल्कुल। क्यों लग जाएगी? क्योंकि यहां का स्वर मिल करके ये बनाया, यहां का स्वर निकल चुका, यहां का स्वर निकल चुका, तो अब यहां मां के नीचे केवल बचा हलन, और जिसका कोई नहीं, जिसका केवल हलन, उसकी मात्रा कौन? ये। और इसलिए जब दोनों मिलेंगे तो ये एक ही मात्रा मां के साथ लग जाएगी और उस शब्द क्या बन जाएगा? रमेश। तो रमा प्लस ईस शब्द क्या बनेगा? रमेश। रमा पर्यायवाची है किसका? लक्ष्मी जी का। ईस का अर्थ या तो ईश्वर या तो पति। लक्ष्मी जी के पति कौन? तो आप कहेंगे कौन? ब्रह्मा जी या विष्णु जी।
तो जो भी होंगे वही कहलाएंगे कौन? रमेश। ये है शब्द निर्माण की प्रक्रिया। और इधर जो बनते हैं शब्द, उनके यदि आप अर्थ याद रखते हैं तो वो अर्थ इनकी सहायता से प्राप्त होते हैं। अर्थात अगर आप संधि पढ़ रहे हैं तो संधि के साथ में न केवल आप उस शब्द में संधि सीख रहे हैं, बल्कि उस शब्द में कौन सा समास होगा, उस शब्द के बनने की प्रक्रिया क्या होगी, उस शब्द में दो अर्थपूर्ण कौन कौन से हैं उनके अर्थ जानेंगे। और जब अर्थ जानते हैं तो पर्यायवाची भी आप जानते हैं, यानी कि शब्द में आप पर्यायवाची भी पढ़ रहे हैं। हो सकता है एक शब्द भी आपको मिले तो वो भी आप पढ़ेंगे। अगर कोई अच्छा शब्द होगा तो उसका विलोम भी आपको बता दिया जाएगा। यानी कि संधि में केवल आप संधि को नहीं पढ़ेंगे और न केवल आपको संधि को पढ़ना है। बढ़ते हैं अगले उदाहरण पर। अब उदाहरण थोड़ा तेजी से करेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। देखिए अगले उदाहरण, शब्द है पर प्लस उपकार, यहां से स्वर निकलेगा हर्ष आ, यहां से स्वर निकलेगा उ, दोनों का योग यदि होगा तो परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ओ में। और अभी हमने आपको बताया कि ये परिवर्तन पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण के साथ होता है और दूसरे वाले शब्द का पहला स्वर कहां चला जाता है? ऊपर। उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। शब्द हमने एक कहा भी लोप। इस लोप का विलोम क्या होता है? तो लोप का विलोम होता है आगम। अगर कोई शब्द हो और चला जाए तो कहेंगे शब्द का लोप हो गया। अगर कोई वर्ण नहीं है और आ गया तो उसको कहते हैं कि शब्द का आगम हो गया। और दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विलोम। अब देखिए शब्द, ये ओ इसके साथ लग जाएगा और ये वाला स्वर हट जाएगा तो शब्द क्या बनेगा? तो शब्द बन जाएगा रा के साथ ओ की मात्रा लग गई, उसके बाद ये वाला शब्द इसी में जोड़ दिया, शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया परोपकार। आप कहेंगे वाह गुरुजी, आपने तो बहुत अच्छी बात सिखा दी। तो हमने कहा तो ठीक है, इस पर भी आप थोड़ा वही प्रयास करिए। ये वाला स्वर तो गायब हो जाएगा, ये दोनों मिल करके, चूंकि यहाँ आ है और यहाँ ऊ है, दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? तो आपने कहा ओ बनाएंगे। हमने कहा अगर ये ओ बनाएंगे तो इधर वाले स्वर को हटा दीजिए, ये वाला स्वर इस या के साथ मात्रा रूप में लगा दीजिए और उसके बाद ये ज्यों का त्यों। इसको जब आप लिखें तो ओ की मात्रा के साथ लिखें, क्योंकि रा इसके साथ शामिल है तो उसमें छेड़खानी नहीं करनी। ये वाला लिखेगा नहीं, उसके बाद जा को आप जोड़ दें तो शब्द क्या बन जाएगा? सूर्य ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा अर्थात सूर्य ऊर्जा। अब आपने कहा अब हम तो इसको कर लेंगे। हमने कहा करिए आप। यहां से स्वर निकलेगा दीर्घ आ, यहां से स्वर निकलेगा ऊ, दोनों मिल गए, परिवर्तन क्या किए? ओ में। और ये परिवर्तन किसमें जुड़ जाएगा? फिर हा में। जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र हुआ था, वैसे ही महा प्लस उत्सव महोत्सव हो जाएगा। इसका मतलब ये ऊ हट जाएगा और हा के साथ ओ की मात्रा शामिल हो जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा महोत्सव। शब्द क्या बन जाएगा? तो आप कहिए कि शब्द बन जाएगा महोत्सव। अगला शब्द है गंगा प्लस ऊर्मी। ऊर्मी का अर्थ होता है लहर या धारा। गंगा का अर्थ है गंगा की। यहां से दोनों का योग हुआ, परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ओ में। क्यों? क्योंकि गुण संधि पढ़ रहे हैं। जब ओ में परिवर्तन हुआ तो ये परिवर्तन यहां शामिल होगा, इधर का स्वर हट जाएगा। तो हमने कहा इस ओ को गा के साथ मात्रा रूप में शामिल कर दीजिए, अर्थात पहला गा वैसा ही, दूसरे गा में ओ की मात्रा और बाद वाले स्वर को हटा देना है, उसका लोप कर देना है और जो बचा ज्यों का त्यों लिख देना है। शब्द आपके सामने हाजिर है। शब्द क्या बना? गंगोर। ये कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा संधिज शब्द। अगले उदाहरण पर चलते हैं, देखते हैं अगला उदाहरण। ये दो उदाहरण आपके बचे जो पीढ़ी संबंधित हैं, इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। और कुछ इसमें नहीं है, जैसे आपने पुराने नियम पढ़े वैसे ही आप इस नियम को भी पढ़ेंगे। देखिए इन शब्दों में भी क्या है। जैसे जब ये शब्द हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इसमें कुछ डिस्टरबेंस हुआ है, इसको पहले सही कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। या पेन चल रहा है, इसको देखते हैं। देखिए, अरे भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर लेते हैं। शब्द लिखा है आ प्लस री और दूसरा है दीर्घ आ प्लस री।
ये कोई दिक्कत नहीं करेगा, आप केवल फोकस करिए कहाँ, जो आपके सामने शब्द है। शब्द है सप्त प्लस ऋष। फिर वही ज्ञान कि यहां से स्वर निकलेगा छोटा आ, यहां से स्वर निकलेगा री। जब दोनों मिलेंगे तो परिवर्तन करेंगे किसमें, अर में, लेकिन रा के नीचे क्या रहेगा, हलन। क्यों, क्योंकि आ और री का परिवर्तन अर में होता है, ना कि अर में। बात समझ रहे हैं, रा के बाद कोई स्वर न निकलेगा। अब इधर शब्द क्या बचा, इधर शब्द आपका बचा सप्त, लेकिन चूंकि स्वर निकल चुका है तो नीचे क्या लग जाएगा, हलन। दूसरा, इधर भी स्वर निकल चुका है, यानी केवल क्या बचा आपका शी। ये आ इस ता को पूरा कर देगा और ये आधा रा अपने पीछे वाले व्यंजन की पीठ पर अर्थात ऊपर चला जाएगा, जिसको हमने सबसे पहली क्लास में अथवा या दूसरी क्लास में बताया है कि कहा जाता है रेफ रा। ये रा रेफ का रूप ले लेगा, किसका रूप ले लेगा, रेफ को, और इसको ऐसे संकेत करते हैं और ये शब्द बन क्या जाएगा, शब्द बन जाएगा सप्तर्ष। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा सप्तर्ष। अगला शब्द, शब्द है महा प्लस ऋषि। इसमें भी यहां से स्वर निकलेगा दीर्घ आ, यहां से स्वर निकलेगा री, दोनों का योग होगा परिवर्तन। इसको याद रखिएगा, परिवर्तन अर में ही होगा, ना कि आर में हो जाएगा, जबकि इधर दीर्घ आ है। लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमने आपको बताया, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपने पढ़ा है और जो पढ़ेगा वो गड्ढे में नहीं जाएगा। इधर शब्द क्या बचेगा, शब्द बचेगा मह, और इधर शब्द क्या बचेगा, शब्द बचेगा शी। ये आ इसको पूरा कर देगा, ये रा इसके ऊपर चला जाएगा, और जो आपका नया शब्द बनेगा वो शब्द क्या बनेगा, तो शब्द बन जाएगा महर्षि। तो महा प्लस ऋषि शब्द क्या बनेगा, महर्षि। अगले उदाहरण देख लीजिए इनको। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कृपया कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगा। अगले शब्द हैं, थोड़ा स्पीडली करेंगे और कुछ ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न अगर करेंगे और कुछ आपके लिए भी छोड़े। जैसे शब्द है खग प्लस ईश। आपको पता है यहां से स्वर आ निकलेगा, यहां से स्वर ई निकलेगा, परिवर्तन ए में हो जाएगा, और यही ए इस गा के साथ में जुड़ जाएगा, अर्थात ये शब्द बन क्या जाएगा, शब्द बन जाएगा खगेश। खग प्लस ईश। ईश का अर्थ क्या होता है, या तो ईश्वर, या तो राजा, या तो पति। खग का अर्थ होता है पक्षी, पक्षियों का राजा अर्थात गरुड़। किसको, गरुड़। शब्द लिखा है सर्व प्लस उपरि। आपको पता है यहां से आ निकलेगा, यहां से ओ निकलेगा, ये परिवर्तन ओ में करेगा, और जब परिवर्तन ओ में होगा तो इधर का स्वर हट जाएगा, इधर के साथ ये वाली मात्रा लग जाएगी, तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा सर्वोपरि। सर्व प्लस उपरि शब्द क्या बनेगा, सर्वोपरि, जो शब्द से ऊपर है। अगला शब्द है जल प्लस उदर। शब्द यहां से आ, यहां से ऊ, परिवर्तन ओ में, और यही परिवर्तन लाके साथ होगा, इधर का स्वर हट जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा जलोदर। अब आप कहेंगे कि सर हम तो संधि करना सीख गए, तो हम कहेंगे तो ठीक है, आपके लिए एक ये शब्द हमने छोड़ दिया। बढ़ते हैं अगले शब्द पर। अगर आपसे ना हो तो वही चारा, क्या, आप कमेंट के माध्यम से पूछिए। देखिए इसमें भी हम एक या दो शब्द ही आपको बताएंगे, बाकी आपको करने हैं। जैसे एक शब्द है इतर प्लस इतर। शब्द क्या है, शब्द है इतर प्लस इतर। अरे चल जा भैया, शब्द है इतर प्लस इतर। शब्द क्या है, ये है इतर और ये भी क्या है, इतर। हो सकता है वो एग्जाम्पल ना हो पा रहा हो, इसलिए शब्द हम लिख देते हैं उधर। देखिए इधर के सहारे से भी देख लेते हैं, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। देखो एक शब्द है विज्ञान, दूसरा शब्द क्या है, ईश्वर। अगर पेन नहीं भी चल रहा तो अभी हमने आपसे क्या बताया, किसी भी हाल में अपने संघर्ष के साथ, अपनी मेहनत के साथ कोई भी संयोग या उसको आराम नहीं देना, मौखिक करेंगे। शब्द है विज्ञान प्लस ईश्वर। शब्द क्या बनेगा, चूंकि आ का योग ई से होगा तो परिवर्तन ए में होगा, और वही ए वाला परिवर्तन ना के साथ लग जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा विज्ञानेश्वर।
अब देखो यहां से भी पेन ले सकते हैं, तो हम उसी पेन का प्रयोग करते हैं। देखो, अगर शब्द हो इतर प्लस इतर, तो शब्द क्या बन जाएगा? आ का योग ई से शब्द बन जाएगा इतरेतर। शब्द क्या बन जाएगा? इतरेतर। वैसे ही कुछ शब्द हम स्किप कर रहे हैं, ये आपको करना है। अगला शब्द पढ़ते हैं, और अगला शब्द क्या है? तो अगला शब्द है, देखो, मृत्यु प्लस उपरांत। ये वो अवस्था है जिसको सबको प्राप्त करना है। खैर, यहां से स्वर आया ऊ, यहां से स्वर आया कौन? ऊ। माफ करिएगा, ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का, क्योंकि दोनों ही समान स्वर मिलेंगे तो परिवर्तन दीर्घ ऊ में करेंगे, तो ये आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। उसको स्किप करते हैं। देखिए, शब्द है मत्स्येंद्र, ये दोनों आपको करने हैं। ये शब्द है मत्स्येंद्र। अब देखिए, अब तक था शब्दों को जोड़ना, अब क्या है? शब्द को तोड़ना। जहां मात्रा ए की मिले या ओ की मिले या ध्वनि अर की मिले, वही संधि होगी गुण संधि। अगर यहाँ ए की मात्रा, इसका मतलब ये शब्द टूटा होगा या तो आ प्लस ई में, या इस प्रकार से बनने वाली टोटल 4 कंडीशन में से कोई एक। और वो कंडीशन है ऐसी जिसमें दोनों शब्द आपको मिले अर्थपूर्ण। तो पहला शब्द क्या हो जाएगा? तो पहला शब्द होगा मत्स्य, और दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? दूसरा शब्द हो जाएगा इंद्र, और ये मिल करके शब्द क्या बनाएगा? तो शब्द बनाएगा मत्स्येंद्र। अगला शब्द अच्छा शब्द है, और शब्द क्या है? कृष्णर्ध। देखिए, इसमें ध्वनि आपको मिल रही है कौन सी? अर्ध ध्वनि, क्योंकि इसमें ना तो ए की मात्रा है और ना तो ओ की मात्रा। शब्द क्या बनेगा? पहला शब्द होगा कृष्ण, और दूसरा शब्द क्या होगा? तो दूसरा शब्द होगा रिद्धि, और रिद्धि का अर्थ है आराधना से शब्द बना है रिद्धि। इसका अर्थ होता है पठन पाठन या पूजा करना। तो कृष्ण प्लस रिद्धि, आ का योग री से होगा, परिवर्तन अर में होगा, और वही अर वाला जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन आपको कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है कृष्ण रिद्धि। और देख लेते हैं कुछ उदाहरण जो कि महत्वपूर्ण होंगे। जैसे बाकी आपको करने हैं, हमने बता दिया आपको करने हैं। शब्द है भारतेंदु, संधि कहां होगी? जहां ए की मात्रा, अर्थात पहला शब्द क्या हो जाएगा? पहला शब्द भारत, क्योंकि भारता होगा नहीं, निरर्थक हो जाएगा। दूसरा शब्द इंदु होता है, और इंदु के साथ कभी भी मात्रा दीर्घ नहीं होगी, ये कहलाएगा भारतेंदु। अगले उदाहरण देख लेते हैं। अगले उदाहरण आपके जो भी होंगे वो आप लोग करिएगा, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी है। जैसे शब्द है कमलेश्वर। आप इससे पहले के उदाहरण भले ही ना करें, इस शब्द का विच्छेद करके आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, और जो भी आपके सामने ये दिख रहे हैं इन उदाहरणों को आप लोग कर लेंगे। आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध हो उनमें गुण संधि के जो भी उदाहरण हो वो भी आप लोग कर लेंगे। अगर कहीं कुछ डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लेंगे। आप लोगों ने क्लास देखी, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।